पिछले वीडियो के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो स्टॉप हो गया था, लाइट नहीं आ पा रही थी। कंटिन्यू करेंगे। मैंने डेफिनेशन आपको बताई और डेफिनेशन के बाद ये दूसरा पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि यदि कोई पर्सन इंसुलिन कम रिड्यूस करता है या नहीं रिड्यूस करता है तो उसके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। उस समय फिर हम क्या देते हैं, हम उसको क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। यदि हम जितना इंसुलिन चाहिए उतना नॉर्मल ऑर्डर्ड जो डॉक्टर्स के ऑर्डर है उस अमाउंट में यदि इंसुलिन देते हैं तो उस समय के लिए ब्लड शुगर मेंटेन हो सकता है। लेकिन यदि इंसुलिन ज़्यादा काम कर ले, फंक्शन ज़्यादा कर ले, ठीक है, तो यदि हमने डोज ज़्यादा दे दिया, इंसुलिन ने ज़्यादा फंक्शन किया, तो ये ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी कम हो सकता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ के कारण से तो पर्सन को हाइपरग्लाइसेमिया हुआ था, लेकिन हमारे ओवर ट्रीटमेंट की वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। इसलिए किसी भी पेशेंट का यदि शुगर बढ़ा हुआ है तो उसे इंसुलिन जब हम देते हैं उसके बाद भी इंसुलिन शुगर को मॉनिटर करना जरूरी है। पहले हमने शुगर मॉनिटर किया, शुगर ज़्यादा मिला, इंसुलिन लगाया, इंसुलिन के 1 आवर्स या 2 आवर्स के बाद में शुगर फिर चेक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज हाइपोग्लाइसेमिया में भी पर्सन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है और हाइपरग्लाइसेमिया में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज मलाइटिस के दो टाइप्स, तो मैंने आपको बताया था, अभी दो टाइप्स हेडिंग में डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस दो तरह के होते हैं टाइप्स, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस। Insulin dependent diabetes mellitus, in this condition beta cell damaged or not damaged and not able to secrete enough amount of insulin enough amount में secrete नहीं हो पाता है। लेकिन नॉन डायबिटीज मलाइटिस के अंदर इंसुलिन सीक्रेट तो हो पाता है, ठीक है, इंसुलिन सिंथेसिस तो होता है, लेकिन इंसुलिन का जो एक्शन है, एक्शन नहीं हो पाता है। ये डिफरेंस है। दूसरा, इसको हम टाइप 1 के नाम से जानते हैं और इसको हम टाइप 2, ठीक है, डीएम टाइप 1 और इसको हम डीएम टाइप 2 के नाम से जानते हैं। अब थर्ड पॉइंट कि ये इंसुलिन की कमी के कारण से हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर इट इज ट्रीटेड बाय, ट्रीटेड मतलब कंप्लीट क्योर नहीं, ठीक है, इट इज रिलीव्ड बाय। ठीक है, इसके अंदर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो इंजेक्टेबल इंसुलिन देते हैं, इंजेक्टेबल इंसुलिन देते हैं। लेकिन इसके अंदर इंजेक्टेबल इंसुलिन कम इफेक्टिव रहता है और मेन ट्रीटमेंट इसका रहता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब ओरल ऐसे एजेंट दो कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या ओरल, इन्हीं एजेंट को हम कहते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स या ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। ठीक है, तो ये टेबलेट फॉर्म में रहती है, जिसका मैनेजमेंट हम डिटेल, इसका जो मैनेजमेंट है ये इनके बारे में हम मैनेजमेंट के अंदर डिटेल पढ़ेंगे। ये हो गए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस। इसके बाद एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो कि जो टाइप 1 है, ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 5 से 10% डायबिटीज मलाइटिस जो है वो टाइप 1 टाइप के रहते हैं और 90 से 95% वाले जो रहते हैं वो टाइप 2 के रहते हैं। क्लियर? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन,
types of the diabetes mellitus, it is divided into two parts. There are the two types of the diabetes mellitus. There are two type of conditions. First condition, this condition is depend on the insulin secretion. Okay, there is not enough secretion of the enough amount of insulin, and there is not producing the insulin. या तो secretion नहीं हो रहा है, या production नहीं हो रहा है, या completely इंसुलिन बन ही नहीं, या तो कम बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा है. ठीक है. And it is treated by the injectable insulins. And out of the total diabetes mellitus, 5 to 10% diabetes mellitus are refers from the diabetes mellitus type 1. And in the account of non-insulin dependent diabetes mellitus, ठीक है, in this condition insulin secretion take place, but insulin is not able to action. Insulin action not take place. That's why blood glucose level will be high, and it will be treated by the or managed by the oral hypoglycemic agent, oral anti-diabetic drugs, और we can say oral anti-diabetic agent. टेबलेट फॉर्म में आते हैं. और आउट ऑफ द टोटल डायबिटीज mellitus 90 to 95 टाइप के जो डायबिटीज mellitus है वो टाइप सेकेंड टाइप के रहते हैं. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं. टाइप्स के बाद हमारी हेडिंग आती है रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर डेफिनेशन देखी, इसके बाद टाइप्स देखे, और अब हम लेंगे रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज mellitus. अब इटियोलॉजी भी आप इसको कह सकते हो, रिस्क फैक्टर्स भी कह सकते हो, लेकिन इटियोलॉजी का मतलब ये रहता है कि मेन कॉज क्या है. तो मेन कॉज तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बीटा सेल आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज और सिक्रीट इनफ इंसुलिन. ठीक है, ये इसका मेन कॉज है. या फिर ये कह सकते हैं कि बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, बट इंसुलिन नॉट एबल टू एक्शन, इंसुलिन एक्शन नॉट टेक प्लेस. तो ये इसका मेन कॉज है. लेकिन ऐसे कौन कौन सी लाइफ स्टाइल हैबिट्स हैं जो डायबिटीज mellitus क्रिएट कर सकती हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? फर्स्ट मैं कहना चाहूंगा फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री मतलब कि जेनेटिक एक फैक्टर है. ठीक है, यदि ग्रैंडफादर को है तो सन ऑफ सन जो है, पोता जो है, उसको हो सकता है. पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज mellitus है तो बच्चा भी जब धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा उसके अंदर भी धीरे धीरे क्रॉनिक फॉर्म में डायबिटीज mellitus डेवलप हो सकता है. ठीक है, जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट करता है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर हमारे बीटा सेल्स को डैमेज होने देना है नहीं होने देना है सब डिसाइड करती है. बीटा सेल को डैमेज कौन करता है? ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी. ठीक है, ऑटो इम्यून मेडिएटेड जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रहते हैं, ऐसी एंटीबॉडी जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मली एक्स्ट्रा बन जाती है, जो हमारे खुद की सेल्स को डैमेज करती है, वो ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडीज कहलाती है. वो यदि बीटा सेल को डैमेज करेंगी तो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो पाएगा. दूसरा है एल्कोहल कंजम्पशन. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाता है? एल्कोहल. एल्कोहल जो है ये बीटा सेल्स को डैमेज करता है. ठीक है, और इंसुलिन सिंथेसिस और सिक्रेशन के लिए बैरियर का काम करता है. तो एल्कोहल शुड बी स्टॉप. थर्ड है रिमूवल ऑफ द पेनक्रियास. जैसे कि सपोज करो कि ये पेनक्रियास है, किसी पर्सन को पहले कभी यहाँ ट्यूमर हो गया था, यहाँ पे आसपास कहीं ट्यूमर हो गया था और उसने सर्जरी करवाई, और उसने सर्जरी करवा के इस एरिया को सर्जिकली रिमूव किया है. तो इस कारण से कुछ न कुछ पार्ट पेनक्रियास का भी डैमेज हो जाता है, और इसी कारण से ये एक तो फर्स्ट कंडीशन हो गई. दूसरा ये हो गया कि पेनक्रियास के अंदर ही ट्यूमर बन गया, या पेनक्रियास के अंदर इन्फेक्शन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है. तो ये सारे कारण से यदि सर्जिकली हम यदि रिमूव करते हैं तो पेनक्रिएटिक सेल कम पड़ जाएंगी. ठीक है, और पेनक्रिएटिक जो अल्फा बीटा डेल्टा है उनका अमाउंट यदि कम हो जाएगा तो वो अपने हार्मोन सिक्रेशन भी कम कर देंगी, और उस कारण से भी डायबिटीज mellitus हो सकता है. पेनक्रिएक्टोमी, ड्यूओडेनोक्टोमी, पेनक्रिएक्टोमी, इस तरह की जो सर्जरीज रहती है उसमें पेनक्रियास को रिस्क रहती है कि उसकी सेल्स कहीं डैमेज ना हो जाए. नेक्स्ट है ऑटो इम्यून प्रोसेस्ड एंटीबॉडी. अब आ गया जो मैं आपको कह रहा था, ऑटो इम्यून प्रोसेस्ड एंटीबॉडी. ऑटो इम्यून
प्रोसेस्ड एंटीबॉडी का क्या मतलब है? ऑटो इम्यून का मतलब सीधा सा मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रख के सुनिएगा। कि सपोज ये आपकी बॉडी है और ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये आपके बॉडी के अंदर आया, तो आपकी बॉडी क्या करती है, इंटेलिजेंसी तरीके से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करती है और उसके लिए स्पेशल एंटीबॉडी तैयार करती है, ठीक है। जैसे कि ये बैक्टीरिया या पैथोजन कोई भी आपकी बॉडी के अंदर आया और डिजीज करने ही वाला है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और इसको मार डालेगी। लेकिन कभी कभी आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, ओवर एक्शन करती है और एबनॉर्मल एंटीबॉडी भी बनाती है। और इस तरह के ओवर इम्यून रिएक्शन को, है ना, ओवर इम्यून फंक्शन को अपन कहते हैं ऑटो इम्यून। क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल एंटीबॉडी बन रही है वो न सिर्फ आपके बैक्टीरिया को मारेंगी बल्कि आपके होस्ट सेल्स, आपके खुद की जो सेल्स हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज करती है। तो ऑटो इम्यून मेडिएटेड या ऑटो इम्यून प्रोसेस्ड एंटीबॉडी जो रहते हैं, ऑटो इम्यून प्रोसेस्ड एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स। ये बीटा सेल को क्या करती है, किल करती है बीटा सेल। तो बीटा सेल की फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाएगी और इंसुलिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो भी डायबिटीज क्रिएट कर सकती है, ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है, ऐसे इस तरह की एंटीबॉडीज जो बीटा सेल को डैमेज करती है इनको हम कहते हैं एंटी बीटा एंटीबॉडी, एंटी बीटा सेल एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद कुछ एंटीबॉडी ऐसे रहते हैं जो इंसुलिन के साथ बाइंड हो जाते हैं या इंसुलिन डेवलप नहीं होने देते, तो इस तरह के एंटीबॉडी को कहेंगे एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी। तो ये भी सारा आपके इसके नोट्स के अंदर मैंने दे रखा है, ओके। तो ये सारे क्या हो गए, रिस्क फैक्टर्स हो गए। फैमिली हिस्ट्री, ओके। अब नेक्स्ट और रिस्क फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री के बाद रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताया और है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करना। यदि पर्सन एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट तो बराबर ले रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा है, ठीक है, तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा और इस कारण से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगर तो यूज ही नहीं हो रही है, फ्यूल भर रहे हैं, गाड़ी चल ही नहीं रही, फ्यूल भर रहे हैं, एक दिन टैंक फुल हो जाएगी। नेक्स्ट है हाई फैट डाइट, है ना। पर्सन यदि हाई फैट डाइट लेता है, हाई फैट के अंदर स्पेशली जैसे कोलेस्ट्रॉल, है ना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यदि बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये भी क्या करता है, इंसुलिन सिंथेसिस को रिड्यूस करता है। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेने के लिए इनके जो मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इंसुलिन को ज़्यादा काम करने के लिए बीटा सेल को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि बीटा सेल पे वर्कलोड बहुत सारा बढ़ जाता है। आप तो सब लेते हो, आप तो शुगर भी लेते हो, आप तो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हो, आप तो चीज़ भी लेते हो, आप बर्गर भी लेते हो, है ना, हैवी लेते चीज़ें लेते हो और काम कुछ करते नहीं हो। अब सबको मैं डाइजेस्ट करूँ क्या, वो थक जाती है, बीटा सेल क्या होती है, थक जाती है, उस पर वो लोड बढ़ जाता है। तो इस कारण से फिर वो ना के देती है, रिजाइन दे देती है, आज से मैं इंसुलिन नहीं बना पाती हूँ, मैं तो रिटायर्ड हो गई, बहुत इंसुलिन बना दिया, है ना, 20 साल की उम्र में 40 साल का काम कर लिया मैंने, तो इसलिए अब तो इंसुलिन नहीं बनाऊंगी। तो इस कारण से फिर हमें इंसुलिन की कमी महसूस होती है और हम डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका हाई होना, मैंने बता ही दिया। और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना, है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल सब वही चीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेना, हाई ट्राइग्लिसराइड लेना, और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इंसुलिन सबका मेटाबॉलिज्म करता है, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट, प्रोटीन, है ना कहीं इनका रोल प्ले होता है। तो ये सारे क्या हो गए, रिस्क फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स, आपको बताए, और रिस्क फैक्टर्स के बाद पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है। तो
आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, या नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिखेगा। ठीक है, नोट्स में तो ऐसे ही दिखेगा, जब मैं आपको दूंगा आप समझ जाओगे। अभी मैं रीडिंग करूंगा साथ में। फर्स्ट लाइन है इसके अंदर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, यहाँ पे ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2। स्पेशली अपन ने टाइप 2 की डायबिटीज मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी लिखी है, क्योंकि टाइप 1 की तो बहुत सिंपल ही है। बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पाता है और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये टाइप 1 की। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, डाइट हाई इन द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, डाइट मतलब आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ठीक है, 1 सेकेंड। जिसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और लो माइक्रोन्यूट्रिएंट लो है, तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ठीक है, और इंसुलिन लेवल बिकम इंक्रीज इन स्ट्रीम। इसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन लेवल अभी तो बढ़ जाएगा, बाद में ये रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी आपको ऐसे लिखनी है, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। ठीक है, ये जितना दिख रहा है इससे एडजस्ट करना पड़ेगा, जब मैं नोट्स दूंगा आपको पूरा ये दिख जाएगा। इंसुलिन लेवल इंक्रीज इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा और इंसुलिन लेवल के बढ़ने से क्या हो जाएगा, सेल बिकम रेसिस्टेंस टू द इंसुलिन। इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन सेल क्या हो रही है, रेसिस्टेंस हो रही है। सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में ले जाके ग्लाइकोजन नहीं बना पा रहा है। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल हाई। ठीक है, इस कारण से क्या हो जाएगा कि जो ब्लड का ग्लूकोज है वो हाई होता जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, और उस कारण से पेनक्रियास डिक्रीजेस द इंसुलिन प्रोडक्शन। और पेनक्रियास क्या करेंगे, इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम कर देंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना दिया, अब उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता रहता है। अब इसको समझने के लिए मैं और आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या स्टोरी बताऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर प्रशासन कैसे चलता है ना, किस तरह से प्रजा जो है अपनी समस्याएं राजा के सामने रखती है और राजा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज करो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि राजा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। अब दिखेगा। सपोज करो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको आप ब्रेन तो कहते ही हो, है ना, घर पे अपन ब्रेन ही कहते हैं इसको। अब यहाँ पे सपोज करो ये सेल्स हैं जो प्रजा है। ठीक है, ये सब काम करते हैं, इनका टैक्स राजा को जाता है, तो राजा की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुरक्षा करे। अब यहाँ पे ये आपका ब्लड है, मैं अभी ब्लड के लिए ब्लड वेसल बना देता हूँ और इसके अंदर ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है, ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, अभी तो है, फास्टिंग लेवल भी हो तो भी अभी तो 70 to 100 mg पर डेसीलीटर के अमाउंट में आपको मिलेगा, यदि आप भूखे भी हो तब भी। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ये जब कैपिलरी के थ्रू ब्लड जब सेल के पास जाता है तो ग्लूकोज भी जाना चाहिए, और सेल क्या करती है, ग्लूकोज को लेके एनर्जी बनाएगी और अपना काम करेगी। यदि सेल को एनर्जी मिलती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो एनर्जी लेती जाएगी, काम करती जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बीच में कोई कमीशन खा रहा है कि क्या हो रहा है क्या पता, अभी पता चलेगा, खोलते हैं फाइल क्या है, केस क्या है, खोलते हैं। तो ये हो गया पेनक्रियास। अब जनता ने, अब क्या होता है कि इनको ग्लूकोज नहीं मिला, अब इन्होंने क्या किया कि कुछ दिन तो काट पीट के दिन निकाल लिए, है ना, जैसे तैसे दिन निकाल लिए बीपीएल तरीके से।
फिर इनकी हद हो गई कि ये रोज क्या है, कल भी ग्लूकोज नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है ये। राजा साहब से बात करते हैं। तो दो चार ऐसे हैं जो नेता हैं, अच्छा मसीहा हैं जो गरीबों के, वो जाते हैं राजा के पास और राजा को कहते हैं कि सर हम इतने दिनों से इतने समय से काम कर रहे हैं और शाम से हमको, सुबह से हमको ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, अभी तक तो अच्छे से काम कर ही रहे थे हम, ग्लूकोज क्यों काट दिया हमारा, ग्लूकोज दो हमको, ठीक है, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो राजा ने कहा लीवर को, है ना, ब्रेन ने कहा कि आपके पास ग्लाइकोजन है ना, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ तोड़ के इन गरीबों के बीच में ब्लड में डाल दो, ताकि ब्लड क्या है इनको, गरीबों को ग्लूकोज अभी तो दे देगा, ये क्यों नहीं मिल रहा है ये मैं प्रॉब्लम देखता हूँ तब तक। तो राजा ने अपना भंडार खोला, अपना खजाना खोला और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज ब्लड में डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज पहले भी था और ब्लड के अंदर ग्लूकोज ये राजा ने फिर दिया वो भी था, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बन के आया वो भी ब्लड के अंदर आ गया। तो ब्लड के अंदर पहले तो 70 से 100 का था, अब ये ज्यादा भी हो गया, ये 126 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, ज्यादा हो गया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो वही है कि सेल को तो ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि राजा से कंप्लेन करी और फिर भी राजा साहब ने हमारा सॉल्यूशन भी किया, ग्लाइकोजन को तोड़वाया भी सही, लेकिन ग्लूकोज हमारे पास क्यों नहीं आया। पता चला कि शुगर को लाने के लिए तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और इंसुलिन तो छुट्टी पे है या है ही नहीं, बीटा सेल इसको बना ही नहीं रही है, बीटा सेल ने अपना काम ही कम कर दिया है। तो बीटा सेल जब इंसुलिन नहीं बनाएगी, ठीक है, बीटा सेल जब इंसुलिन क्या करेगी, नहीं बनाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन यदि होता है तो ग्लूकोज तो सेल के पास आ ही नहीं पाएगा, ग्लूकोज यदि सेल के पास आए तो वो फिर एनर्जी से मिले, ठीक है। तो ये फिर जाते हैं, फिर राजा को कंप्लेन करते हैं, राजा फिर बोलता है कि अरे ये क्या है, प्रजा बार बार आ रही है मेरे पास, इनको क्या प्रॉब्लम है, शुगर ही तो देनी है, दे दो ना, इतना बड़ा खजाना किस काम का है। तो ये तो डर के, ठीक है मालिक, मैंने पहले तो एक बार दिया था आपके, तो फिर दे देता हूँ। तो इसने डाल दिया, ये लो और शुगर ले लो, ठीक है, इसने और ग्लूकोज इसके अंदर डाल दिया, ये ग्लूकोज और डाल दिया, लो खाओ, बहुत सारा ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज ग्लूकोज हो गया है, ब्लड को तो पूरा ग्लूकोज से, ग्लूकोज की नदियां बहा दी है, लेकिन सेल को तो ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड से ग्लूकोज लाने के लिए तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और इंसुलिन तो छुट्टी पे है, वो तो ला ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तो मेन यहाँ पे है, बीटा सेल आर नॉट एबल टू मेक द इंसुलिन। लेकिन प्रॉब्लम किसी की भी हो, गलती किसी की भी हो, जनता के सामने समस्या क्या होती है, बॉडी के सामने समस्या क्या होती है वो देखना। ब्लड जो है इसके अंदर तो बहुत सारा ग्लूकोज बढ़ गया है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया है और ब्लड सिग्नल देता है राजा को कि सर मैं तो कंसंट्रेटेड हो गया हूं, प्यास लगाओ, है ना, पानी इनटेक करवाओ। तो पर्सन को क्या होती है, प्यास लगती है, ठीक है। अब यहां पे देखना 3 कंडीशन आती है, पर्सन को एक तो प्यास बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड थ्रस्ट, दूसरा सेल को यदि एनर्जी नहीं मिलती है तो वो इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख भी बढ़वा देते हैं, ठीक है। उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, लेकिन इंसुलिन तो है ही नहीं, ग्लूकोज लाएगा कौन और ये काम करवाएगा कौन। और तीसरा ये कि किडनी इनको देखती है, किडनी क्या देखती है कि इतना सारा ग्लूकोज है और पर्सन इसके अंदर पानी भी पी रहा है, जब पर्सन को थ्रस्ट लगती है ना, प्यास लगती है, तो वो तो पानी भी पिएगा, तो H2O भी ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज भी ज्यादा हो गया, पानी भी ज्यादा हो गया। इन सब को देख के किडनी क्या करती है, यूरिन आउटपुट निकलवाती है, यूरिन अपना क्या करेगी, बढ़ा देगी, तो इस कारण से इंक्रीज्ड यूरिन भी हो जाता है। तो इंक्रीज्ड थ्रस्ट को अपन कहते हैं पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज्ड एपेटाइट को कहते हैं पॉलीफेजिया और इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। समझ में आ गया। तो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर 3 तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, पॉलीडिप्सिया,
पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। 3P सिम्टम, ट्रिपल P सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी होती है। लेकिन ये सब आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए था। पैथोफिजियोलॉजी के नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोज, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि इसे डायबिटीज मलाइटिस है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।